हेलो प्यारे साथियों। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए आज थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कारण इसका है क्योंकि भाई आधुनिक विविध को पूरा इसमें समाप्त करना है। मतलब आज हमें आधुनिक भारत लगभग जो है पूरा का पूरा, चाहे जिस हाल में भाई, वो समाप्त कर ही देना है। आज और कल मैं देखता हूँ, आज में आधुनिक विविध जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा जो संवैधानिक विकास का इतिहास है वो रहेगा। वो भी जो है भाई आधुनिक भारत के इतिहास में कई कई बार आता है वो टॉपिक। और जो है पॉलिटी में तो वो आता ही है। तो पॉलिटी में मैम ने करवा दिया, इतिहास में बाकी मैं करवा दूंगा उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है आराम से बढ़िया से एकदम तरीके से देखते हुए चल रहे होंगे। और इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जो भी रहे क्या है, ए होम कॉलेज से। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग जो भी क्लासेज हुई हैं उन सबको देख लेंगे भाई। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर से बता देंगे। और पूरी की क्लास जितनी क्लासेज हैं उनको देख लेना भाई। मैंने जो है लगभग हमारे चैनल पर जो है जियोग्राफी समाप्त हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री एक दो क्लास में समाप्त, पॉलिटी मैम समाप्त ही कर रही हैं। उसके बाद जो है एशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में समाप्त कर दूंगा। एग्जाम से पहले ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाएंगी। और जो बिहार स्पेशल, ये इतनी चीज़ें और साइंस के पोर्शन जो है वो समाप्त हो चुके होंगे। कला एवं संस्कृति इसके बाद, इसके बाद जो आधुनिक भारत का विविध है, इसके बाद कला एवं संस्कृति बचेगी, वो एक दो दिन की क्लास है, वो भी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप सभी लोगों की सब कुछ समाप्त हो चुकी होगी जीएस पोर्शन से। बाकी मैथ और रीजनिंग वगैरह के लिए मैंने बताया था, वो हम लोग जो है उसकी क्लासेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग जो है खुद उसको देख लेंगे, या फिर जो है जैसा भी रहेगा आप लोग कर लीजिएगा उसको कहीं से। क्योंकि भाई इसकी क्लासेज अभी हम लोग इसलिए नहीं ला रहे हैं, जैसे जिस सब्जेक्ट में आप निपुण हो उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाएं। और जिन सब्जेक्ट में आप निपुण ना हो उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब निपुण ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को मैथ नहीं करा सकता भाई। जब मैंने खुद मैथ वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, और भाई मैं ऐसे ऐसे अप्रोच जानता हूँ, अपने शर्मा सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके जैसे अप्रोच मैं करना जानता हूँ। मतलब क्वेश्चन को उनके जैसा टिकल करना, कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, ये जानता हूँ मैं। कई विधियां उसमें से मुझे पता है। लेकिन तो जो है मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो है थोड़ा सा ना उसको जो है रुक कर किया जाए। मैथ के लिए अभी मेरा ज्ञान जो है मेरे लिए मतलब अभी बहुत कम है। मतलब मैथ में मैं बहुत कम हूँ अभी। उसके अकॉर्डिंग भी मुझे बहुत चीज़ें आती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कम है। मैं आप लोगों को समझाने में जो है सक्षम नहीं हूँ उसको अभी, इस तरीके से मुझे लगता है। बाकी जो है मैं थोड़ा और समय व्यतीत करने के बाद मैथ सब्जेक्ट में आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा, मैथ को भी लेकर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत विविध से क्या देखेंगे भाई। आधुनिक भारत विविध से आज के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, ए होम कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने जो है 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता वाद को जो है बढ़ावा दिया था। तो वो कौन थे भैया, थियोडोर बेग थे। कौन थे भैया, थियोडोर बेग जो है ये क्या थे भैया, ये एम ए ओ कॉलेज जो था अलीगढ़ में उसके प्रधानाचार्य थे, जो कि 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को जो है क्या थे, बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। एम ए ओ कॉलेज यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी भैया, सर सैयद अहमद खान ने की थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में यहाँ जो मुस्लिम अलगाववादी प्रवृत्तियां उभरी, उन्हें प्रोत्साहन करने वाले व्यक्तियों में एम.ए.ओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य थियोडोर बेक प्रमुख रहे, ठीक। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं में से जो है विचार करना है। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वानदिवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इसका क्रम हमें बताना है। क्रम हमें क्या बताना है भाई, कि सबसे पहले कौन होगा। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक से पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, वानदिवास की लड़ाई हो जाएगा। पहले नंबर पर वानदिवास की लड़ाई हो जाएगी। फिर जो हो जाएगा क्या, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, मतलब कि जो है राजा जो है नंद कुमार को मृत्युदंड, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा भाई, सालबाई की संधि। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, सालबाई की संधि। चौथे नंबर पर टीपू सुल्तान की मृत्यु। क्या हो जाएगा भाई, अब ये मत खोजने लगेगा 2 3 1 4, नहीं भाई। पहले जो है एक नंबर पर ये, मतलब कि 3, फिर कौन सा हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 4। मतलब इसका सही क्रम ये है, और ये क्रम जो है किस में बैठ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा।
देखिए अब इसकी जो घटनाएं हुई थी उनको हम लोग देखते हैं। इन 4 घटनाओं की जो है स्वीकृति वर्ष निम्न प्रकार का, वांडीवास या फिर वंदीवास या फिर वांडीवास, इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई निर्णायक लड़ाई थी। क्या थी भाई? यह जब तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था उस दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा लड़ी गई क्या थी भाई? निर्णायक लड़ाई थी, जो 1760 ईस्वी में हुई। यह चारों में सबसे प्राचीन घटना थी। ये जो चारों घटनाएं थी, कौन कौन सी घटनाएं थी भैया? सालबाई नंद कुमार के जो है राजन जो है नंद कुमार के मृत्युदंड, सालबाई की संधि और वांडीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की। तो इसमें ये जो है सबसे पुरानी जो है क्या थी भाई? घटना थी, जो कि कब हुई थी? 1760 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखना कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जब तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था उसी टाइम। ठीक है भाई, ये डेट जरूर से याद रखना। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, ये जो है बंगाल के उच्च ब्राह्मण और जो है पूर्व दीवान राजा नंद को जो है जालसाजी के आरोप में मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। यह घटना 1775 को कलकत्ता में हुई थी। ये डेट याद रखना कि ये कब हुई थी? तो 1775 में कलकत्ता में हुई थी। सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। 1775 से 1782 ईस्वी तक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच समझौते को सालबाई संधि कहा जाता है। यह सालबाई की संधि जो है कब होती है? 1782 में होती है। ये डेट याद रखना, ये कब होती है? 1782 में होती है सालबाई की संधि। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसके अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए समझौते को सालबाई की संधि कहा जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए थे। कहां पर मारे गए थे भाई? ये जब चतुर्थ जो है आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध होता है, कब होता है? 1799 में। कब होता है भाई? 1799 ईस्वी में होता है। उसी दौरान जो है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में ये मारे जाते हैं, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु की। ये कथन सही है। समझ लो भाई कितनी गहराई से दे दिया प्रश्न, खोजते रह जाओ भाई। एलिजाबेथ प्रथम कब भाई रजगद्दी पर बैठी, कब खत्म हुई? खोजते रहो भाई प्रश्न को। 8 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय की जो है, ऐसा क्यों पूछा गया भाई? ये देखो मामला समझो, 2023 में ये पूछा गया, 2022 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब समझ लो भाई कि एक साल के इर्द गिर्द में जो भी करंट अफेयर हुए होंगे, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चंस, उनको जरूर से देख लेना। एक साल के इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें अंतरराष्ट्रीय हुई हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी नियुक्ति हुई है, मतलब सारी की सारी चीजें उनके बारे में डिटेल्स कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इनसे जो है भाई प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में, और पूछेगा भाई तो वहां पर भटक जाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि इनसे जो है प्रश्न जरूर से पूछ लेना। मृत्यु हो गई वर्ष 1952 में। एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली। ये यहां तक ये बात खत्म हो गई भाई, ये बात यहाँ पर खत्म हुई। ये नई बात, वर्ष 1952 में जो है एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार 70 वर्ष से 214 दिन 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 तक शासन किया था। निकटतम उत्तर के स्वरूप में जो है या विकल्प के रूप में ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है नियुक्त किया गया, तो वह जो है 1877 में किया गया था। कब किया गया था? 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 ब्रिटिश संसद द्वारा अप्रैल 1876 में पारित किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम जो है रॉयल टाइटल्स एक्ट, ये कब पारित किया गया था? 1876 में ब्रिटिश संसद द्वारा अप्रैल 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। क्या किया गया भाई? 1 जनवरी 1877 में जब दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया? भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को जो है वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को जो है वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। सामग्री देख रहे हो लिखा है सम्राट, वही ठीक है, घोषित किया गया। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत
रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 1877 में बनी। ये चीजें देखो, वही चीजें दी है। सही कथन कौन सा है? राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के गढ़ी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था। ठीक है, और क्या दिया है? विवेकानंद के विश्व धर्म संसद में भाग लिया था विवेकानंद ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये चीजें सही हो जाएंगी। उपयुक्त में से एक अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीजें सही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था। वर्ष 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। राजा राम मोहन राय शिक्षा के जो है अग्रणी थे, ये भी सही है। मतलब ऊपर के तीनों कथन सही थे, इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई राजा राम मोहन राय जी थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। और राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय जी थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। इन्होंने किस किस चीजों पर लेख लिखे थे? तो मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों पर के जो है विकास पर कई लेख लिखे थे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। विपिन चंद्र पाल जी ने ये लिख रखा है कि क्या भाई, भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले जो है राजा राम मोहन राय जी ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। कुछ इतिहासकार भाई, लेकिन अधिकतर लोग राजा राम मोहन राय जी को ही मानते थे। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो वह जो है मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने भैया? मौलाना हसरत मोहानी ने जो है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास जी के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने की थी। मतलब भाई समझ रहे हो, जब वर्ष 1921 था, अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन होना था, उसके अध्यक्ष जो है भाई CR दास जी थे, लेकिन वो जेल में थे। इस कारण से अध्यक्षता कौन करता है? हकीम अजमल खां करते हैं। ये डेट याद रखना, ये व्यक्ति का नाम इनका याद रखना कि आखिरकार किनके बदले की थी। एक ही व्यक्ति थे, हकीम अजमल खां। ठीक है, इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, परंतु गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया और मांग निरस्त कर दी गई। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और खालिस्तान ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो भाई भाईचारा ने। किसने भैया? इसी को बंधुता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या बंधुत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंधुता या फिर बंधुत्व कहा जाता है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारा का नारा फ्रांस की जो है राज्य क्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जिसने केवल न फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी भैया? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। उस समय फ्रांस का राजा जो है लुईस 16वां था। कौन था भाई? फ्रांस का राजा लुईस 16वां था। और जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 16 जुलाई जो है 1789 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ये डेट याद रखना, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजा कौन था? लुईस 16वां था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जो है जमालुद्दीन अफगानी थे। कौन थे भैया? जमालुद्दीन अफगानी जो है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे। कौन थे भैया? कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जमालुद्दीन अफगानी थे। वही जो है अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया था। किसने किया था भैया? सैयद अहमद ने किया था। वहीं अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सैयद अहमद ने किया था। इसीलिए इनका जो है विरोध किया गया था ज्यादातर। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और उसके विरोध में बनारस में राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये याद रखना कि किन्होंने जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो वह जो है सर सैयद अहमद खान ने, और किसके साथ मिलकर की थी? तो बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह, उनके साथ मिलकर कब की थी?
1888 में, 1888 में की थी। कब की थी? 1888 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आज 1905 में बंगाल का विभाजन, ये सही है। और कौन सा भैया? 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, ये सही है। बाकी 1908 में जो ये कांग्रेस का फुट सही नहीं है। बंगाल विभाजन 1905 में तथा रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, और कांग्रेस फुट या कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये चीजें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी की है, ठीक है। 1907 में हुआ था, ना कि 1905 में। अगस्त 1923 ईस्वी में बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने की थी भैया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेता में से एक थे, और उन्होंने वर्ष 1923 ईस्वी में बनारस में आयोजित महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्ध जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। शुद्ध जैसे क्या थे? आंदोलन थे, उनका स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में अभ्युदय तथा द लीडर प्रकाशन का प्रारंभ किया तथा हिंदुस्तान तथा द इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। इनका याद रखना भाई। अभ्युदय और द लीडर किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब प्रकाशन किया गया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हिंदुस्तान और द इंडियन यूनियन ये किसके द्वारा जो है संपादन किया गया? ये भी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है संपादन किया गया। और बनारस 1923 में जो हिंदू महासभा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे भैया? तो जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। ये चीजें जरूर से याद रख लेना भाई, ठीक है। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो जो है निर्मल कुमार बोस थे। कौन थे भैया? निर्मल कुमार बोस जी जो है नोआखली काल में महात्मा गांधी के क्या थे भैया? सचिव थे। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में फैले हिंसा के दौर में महात्मा गांधी जी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानवशास्त्री और जो है गांधीवादी नेता निर्मल कुमार बोस थे। बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में जो है फैले हिंसा के दौर में महात्मा गांधी के निजी सचिव प्रसिद्ध बंगाली मानवशास्त्री और जो है गांधीवादी नेता निर्मल कुमार कौन थे भैया? बोस थे। उन्होंने बंगाल में महात्मा गांधी के दूरभाषीय के रूप में भी कार्य किया था। ये याद रखना कि महात्मा गांधी के दूरभाषीय के रूप में किन्होंने कार्य किया था? तो निर्मल कुमार बोस ने किया था। वह वर्ष 1946 से 47 तक महात्मा गांधी की क्या थे? निजी सचिव थे। यानी कि जब भारत आजाद हो रहा था, उस टाइम इनके निजी सचिव कौन थे भाई? तो वही थे, ठीक है। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक प्रस्ताव था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं बम्बई योजना क्या थी, उसकी पूरी डिटेल। बम्बई योजना वर्ष 1940 में जो है प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बम्बई योजना जो थी ये वर्ष 1940 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। इस योजना में क्या किया गया था? भारत के लिए जो है आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी। ये जरूर से याद रखना कि बम्बई योजना में क्या बात हुई थी, तो इस बात को एकदम रट लेना, ठीक है। साथ ही इसमें जो है देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ जो है सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी जो है क्या था? परिलक्षित होता है इसमें, ठीक है। इस आधार पर क्या हो जाएगा? अभी इष्ट उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई थी। ये तो सबको पता होगा भाई। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जो है जनगणना, यानी कि जो 10 वर्षों में होती है, ये नियमित जनगणना होती है, ये 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से 1881 से जो है ये लगातार होने लगी थी, हर 10 वर्षों के बाद। किसके टाइम से? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। लेकिन स्टार्ट कब से माना जाता है? तो सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मेयो के समय से जो है माना जाता है, 1872 में। किस डोगरा जनरल ने 1834 ईस्वी और जो 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख
बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो जोरावर सिंह ने। किसने किया था भाई? जोरावर सिंह ने ये किया था। ठीक है। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? जोरावर सिंह ने किया था। जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेना नायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह थे। कौन थे भैया? जम्मू कश्मीर के जो डोगरा शासक थे गुलाब सिंह, उनके सेना नायक, और किश्तवाड़ के जो है गवर्नर कौन थे? जोरावर सिंह। इन्होंने जो है 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान, तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। ये याद रखना कि आखिरकार ये मारे कब गए थे? तो 1841 ईस्वी में, पश्चिमी जब तिब्बत अभियान के दौरान था उस टाइम युद्ध में ये मारे गए थे। अमृतसर की संधि मार्च 1846 के तहत औपनिवेशिक शासकों द्वारा कश्मीर को जो है गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। अमृतसर की जो है संधि मार्च 1846 के तहत क्या हुआ था? औपनिवेशिक शासकों द्वारा जो है कश्मीर को गुलाब सिंह को जो है 75 लाख रुपए में बेच दिया गया भाई। महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू और कश्मीर को एक साथ एकीकृत किया। किसने? गुलाब सिंह ने। ठीक है। ये सब चीजें याद रखने योग्य हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लाइक अली, ये सही हो जाएगा। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चलाया गया था, ये गलत हो जाएगा। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षर, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ये जो हो जाएगा क्या? शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहनवाज भुट्टो। ठीक है। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही हो जाएगा। मतलब दो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा किस में नहीं है भाई? इसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसकी व्याख्या देखो। मीर लाइक अली हैदराबाद के जो है निजाम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। मीर लाइक अली जो है ये हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। निजाम के शासनकाल में जो है हैदराबाद की आखिरी प्रधानमंत्री यही थे। कौन थे? मीर लाइक अली। हैदराबाद के भारत में सम्मिलित हेतु, मतलब जब भारत में हैदराबाद को सम्मिलित किया गया था तो ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में लगभग 5 दिनों की अवधि का था। कितने दिनों की अवधि का था? 5 दिनों की। और इसमें कितना लिखा था भाई? 48 घंटे या 24 घंटे। तो ये ऐसा कुछ नहीं था भाई, 5 दिनों की थी ये। ठीक है। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर जो है 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था। यानी कि विलय पत्र पर जो है महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कब किया था भैया? तो वह जो है 26 अक्टूबर 1947 को किया था हस्ताक्षर। ये डेट याद रखना। और जो है शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, बिल्कुल ये आखिरी दीवान थे। ठीक है। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। उपयुक्त कथन गांधी जी का जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कहा था। किसको कहा था? लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में इन्होंने कहा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह और मिंटो मार्ले सुधार। दी गई घटना में निम्नलिखित में से कौन सही क्रमिक क्रम है? मतलब कि कौन सबसे पहले हुआ, उसके बाद ऐसे ऐसे घटनाएं चली। तो सबसे पहले जो है कौन सा हुआ था भाई? सूरत विभाजन हुआ था। क्या होता है? सूरत विभाजन। फिर मार्ले मिंटो सुधार होता है। क्या होता है? फिर मार्ले मिंटो सुधार होता है। फिर जो है होम रूल क्या होता है? आंदोलन होता है। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह वगैरह सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ, कब कब हुआ था, कैसे कैसे हुई थी खेड़ा सत्याग्रह में चीजें। सूरत विभाजन 1907 में होता है। मार्ले मिंटो सुधार या फिर मिंटो मार्ले सुधार जो है ये 1909 में होता है। होम रूल आंदोलन जो है 1616 में होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। ठीक है।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ये क्या भाई? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। अंत्योदय के विचार को गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। अंत्योदय का जो विचार था उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो गांधी जी ने जो है उसको प्रतिपादित किया था, अंत्योदय के विचार को। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो वह जो है गरीबी की सहायता करना था। ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना था। उन्होंने किसी कदम या नीति की कसौटी के मूल्यांकन के लिए समाज के सबसे गरीब या कमजोर व्यक्ति के लाभ को उस कदम या नीति के मूल्यांकन का पैमाना माना। मतलब भाई इन्होंने मूल्यांकन का पैमाना किसको माना? तो जो है जो सबसे गरीब या कमजोर व्यक्ति के पास लाभ या कदम था वो पहुंचता था, उसी को इन्होंने क्या माना था? पैमाना माना था। उनका यही अंतिम व्यक्ति केंद्रित विचार अंत्योदय के विचार की आत्मा है। उनका यही जो है अंतिम व्यक्ति केंद्रित विचार जो अंत्योदय के विचार की आत्मा। हालांकि अंत्योदय के विचार या दर्शन को लोक प्रसिद्ध बनाने का श्रेय जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। किसको जाता है भैया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। क्या करने का? ये जो अंत्योदय विचार है, अंत्योदय के विचार ये दर्शन को लोक प्रसिद्ध बनाने का श्रेय किसको जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है, भारत में वह महान एकता करता था जिसने जो है केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। यह किसने कहा था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही जगह भाई। यह प्रश्नगत कथन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? ये चीज उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के जो है खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक जो है AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो जो है जमनालाल बजाज। कौन थे भैया? जमनालाल बजाज थे, जो कि जो है क्या हुए थे भैया? तो है जो सबसे लंबे समय तक AICC के जो है खजांची रहे थे। 1930 में ये जेल जाते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रहे। ये क्या थे भैया? सेठ जमनालाल जी ये जो है अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी उसके कोषाध्यक्ष भी काफी लंबे समय तक रहे। वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा जो है वर्ष 1930 में स्वज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो है जेल चले गए। मतलब भाई ये जो है जब नागपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह होता है तो उसमें जो है भाग लेते हैं ये, और पुनः ये जो है वर्ष 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान जो है ये जेल चले जाते हैं। ठीक है, इतनी घटनाएं इनके साथ हो जाती हैं। कितने क्वेश्चन हैं भाई। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो वह जो है कर्नाटक राज्य की थी। कहाँ की थी भाई? कर्नाटक राज्य की थी अम्बाबाई। क्या? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अम्बाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अम्बाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कहाँ पर भैया? दक्षिण भारत में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। इन्होंने जो है उडुपी में विदेशी कपड़ों और जो है क्या भैया शराब की दुकानों के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो वह जो है कब हटाया गया था? किस वर्ष? तो 1874 में हटाया गया था। इनको जो है कब हटाया गया था? 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जिन्होंने क्या किया था? ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलाहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर प्रक्रियात्मक
अनियमितताओं के कारण 1874 ईस्वी में इन्हें जो है पद से हटाया गया था। क्या किया गया था? पद से हटा दिया गया था इन्हें। अतः सदैव समय सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती और इसे जो है व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। किसने कहा था भाई? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। देख रहे हो भाई प्रश्न किस प्रकार से पूछे थे। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो वह कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1907 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। कब की थी इन्होंने? ये डेट याद रखना कि इन्होंने सोवियत संघ की यात्रा कब की थी? तो जो है नवंबर 1927 ईस्वी में। कब की थी भैया? नवंबर 1927 ईस्वी में इन्होंने जो है सोवियत संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सॉरी, सोवियत संघ की यात्रा की थी। स्थापना मैं कह रहा हूँ भाई, यात्रा की थी वहां की। एक सेकंड रुकना। भाई काफी पेज है, 2-3 पेज है, ज्यादा नहीं है। मुझे लगा काफी पेज है तो मैं थोड़ा सा डर गया था। चलो देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में जो है किस प्रकार मदद हुई? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, इतिहास की जो है पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके भारत में के जो है गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से जो है उनकी उपलब्धियों पर गर्व कराने का आग्रह करके। भाई तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही, ठीक है। ये देखो इसमें दिया गया हुआ है विकल्पगत है। सभी कथनों ने 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता दी, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, साइमन आयोग, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो वह जो है सबसे पहले कौन सा होता है भाई? साइमन आयोग होता है। क्या होता है भाई? साइमन आयोग होता है। फिर दांडी मार्च होता है। फिर जो है भाई क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? फिर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर पूना पैक्ट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। दांडी मार्च 1930 में होता है। साइमन आयोग जो 1927 में आता है, इसका गठन होता है। आता जो है ये 1900 लगभग 28 में या 30 में आता है साइमन आयोग, ठीक है। पूना समझौता जो है 1932 में होता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। तो इस प्रकार से जो है चीजें हो जाती है। साइमन आयोग जो है इसका गठन याद रखना, गठन 1927 ईस्वी में होता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? तो यह जो है एस गोपाल ने लिखे थे। किसने लिखे थे भैया? एस गोपाल ने ये कथन जो है ये शब्द लिखे थे। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह कथन जो है एस गोपाल का है। किसका भैया? एस गोपाल का यह कथन माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो भाई क्रिप्स मिशन का आगमन, ये सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन जो है मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर जो है लॉर्ड वेवेल का आगमन जो है अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन जो है मार्च 1946 में। कब हुआ था? मार्च 1946 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में।
गवर्नर जनरल के पद का लॉर्ड वेवेल का आगमन जो अक्टूबर 1943 में, ठीक है। और जो है सर्वप्रथम जो है इसमें कौन सा आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सुमेलित करना है तो इसमें भाई कोई भी सही नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्या ले लिया था भैया? असहयोग आंदोलन इन्होंने कब वापस लिया था? तो जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, इसी से दुखी होकर। 4 फरवरी को जो हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया था, उसी कारण से 12 फरवरी को इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में नोआखाली बांग्लादेश का हिस्सा है, ना कि पश्चिम बंगाल राज्य का, ठीक है। भारत के विभाजन से पूर्व यह बंगाल प्रांत का जो है भाग था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल के टिकट पर क्या लड़ा था भाई? चुनाव इन्होंने लड़ा था। ये ब्रिटिश कॉमन ऑफ हाउस के जो है ये पहले जो है भारतीय चुने जाने वाले हैं। दादा भाई नौरोजी ने ये जो 1825 से जो है 1917 ईस्वी तक इनका जो है जीवन काल था, ने जो है 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया। ये याद रखना कि लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में भारतीय छात्रों के बीच राजनीतिक व सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना और भारत की समस्याओं को ब्रिटिश जनता और सरकार के सामने रखना था। 1892 में लिबरल पार्टी यानी कि उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये याद रखना जरूर से है, ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई धन के बहिर्गमन या फिर धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत में जो है अनाधिकारिक दूत बने? तो वह कौन थे भैया? तो दादा भाई नौरोजी जो है अनाधिकारिक जो है दूत बने थे। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में की थी। ये भी याद रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विद्यालय प्रारंभ किया। ये याद रखना, इन्होंने जो है शांति निकेतन में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम नाम से जो है 1901 में क्या किया था? एक विद्यालय जो है प्रारंभ किया था। 23 दिसंबर 1918 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की नींव रखी थी। ये भी डेट याद रखना कि विश्व भारती की नींव गुरुदेव और रविंद्रनाथ टैगोर ने कब रखी थी? 23 दिसंबर 1918 को रखी थी। या फिर पूछ लेगा कि विश्व भारती की नींव किसने रखी थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने रखी थी 23 दिसंबर 1918 को। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ रिंग्स के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। गुरुदेव के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है दिया था जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरोड़ा आसफ अली ने। किसने दिया था भैया? अरोड़ा आसफ अली ने। अरोड़ा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठन जो है कर्त्री थी। क्या थे भैया? संगठन जो है कर्त्री थी। अरोड़ा आसफ अली
भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1947 के बाद ये किस में जुड़ जाती हैं भैया? सोशलिस्ट पार्टी से 1948 में जुड़ जाती हैं। 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को यानी कि रूस की यात्रा की। किसकी यात्रा की भैया? तो रूस की यात्रा की 1950 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही जुड़ जाती हैं। वर्ष 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही। ये जो है वर्ष 1954 में क्या होता है? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में क्या रही भाई? ये सहयोगी रही। ठीक है। वर्ष 1958 में दिल्ली में मेयर बनी थी। ये डेट याद रखना कि दिल्ली में ये मेयर कब बनती हैं? अरोड़ा आसफ अली जी, तो वर्ष 1958 में बनती हैं। और वर्ष 1958 में पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। ये भी याद रखना कि पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो वह जो है अरोड़ा आसफ अली ने की थी। कब की थी? 1958 में की थी। इस तरह उन्होंने वर्ष 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आजाद जी ने। अब्दुल कलाम आजाद जी ने जो है क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद देवबंद आंदोलन किससे थे? देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। अब्दुल कलाम आजाद जी देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। मजमिल अल नदवा मजमिल अल नदवा जो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखे गए लेखों का संग्रह है को उर्दू पत्रिका अल नौदा में प्रकाशित किया गया था। जो इनकी मजमिल अल नौदा थी अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई, ये क्या है भाई? लेखों की संग्रह है। इसको जो उर्दू पत्रिका अल नौदा में जो है प्रकाशित किया गया। वे वर्ष 1940 से 46 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया वुमेन्स और इंडियन विमेंस फ्रीडम उनकी क्या थी भाई? प्रसिद्ध पुस्तक थी। इंडिया विंस फ्रीडम, विमेंस में कह रहा था भाई। इंडिया विंस फ्रीडम जो इनकी क्या थी भाई? प्रसिद्ध पुस्तक थी। किसकी? अबुल कलाम आजाद जी की। किसकी थी भैया? अबुल कलाम आजाद जी की इंडिया विंस फ्रीडम जो है इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है। कैथरीन मेयो, अल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो यह जो है उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। मदर इंडिया जो है ये याद रखना जरूर से। किसकी लेखिका कौन थी? कैथरीन मेयो थी। विलियम डिग्बी ने प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वे वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज के अध्यापन कार्य किया था। इन्होंने सेंट स्टीफन जो कॉलेज था उसमें जो है अध्यापन का कार्य किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हेक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। ठीक है। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ये चीज उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। रजनी पामदत्त ने उपयुक्त वक्तव्य जो है वो किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वह सही है? तो CR दास को जो है देशबंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता? CR दास को जो है देशबंधु कहा जाता था। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, यहाँ पर द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही लिखा था इसलिए गलत हो जाता है भाई। विनोबा भावे क्या थे भाई? ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। वर्ष 1940 में गांधी जी द्वारा जो है प्रदान किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत जो है सत्याग्रही
और चित्तरंजन दास जी यानी कि CR दास जी एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे। इन्हें जो है देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको भैया? चित्तरंजन दास जी को। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। वर्ष 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। जबकि विलियम वेडरबर्न ने जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में 1879 व 1910 में चुने गए थे। जबकि विलियम वेडरबर्न ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1889 और 1910 में चुने गए थे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये याद रखना, वर्ष 1905 में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने लंदन में क्या किया था? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था भाई? तो इंडोनेशिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था भाई? इंडोनेशिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत की पहल पर शुरू किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत की पहल पर शुरू किया गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे निक्रुमा और जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो तथा युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो है मार्स टीटो के सहयोग से विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ये याद रखना कि कहाँ पर पहला गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे उन्हीं की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो है जनवरी 2024 में कंपाला युगांडा में किया गया था। ये जरूर से याद रखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां जो शिखर सम्मेलन था ये कहाँ पर किया गया है? जनवरी 2024 में किया गया है। कहाँ पर? कंपाला युगांडा में किया गया है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए गांधी ने कौन सा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत? मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो वह जो है अल्बानिया थी। कहाँ थी भैया? अल्बानिया जो है मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। मदर टेरेसा अल्बानिया मूल की नागरिक थी। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया मूल की जो है नागरिक थी। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को वर्तमान उत्तर मैसेडोनिया के जो है स्कोप्जे नामक शहर में हुआ था। वर्ष 1929 में कलकत्ता आई मदर टेरेसा के ने जो है निर्धनों और बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की जो है वर्ष 1950 में स्थापना की। जब ये कलकत्ता आती हैं 1929 में, कौन? मदर टेरेसा जी। तो इन्होंने निर्धन और बीमार लोगों को देखा और वहां पर उनकी सेवा के लिए जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना जो है 1950 में की, तथा बेघर बीमार लोगों एवं दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रम गृह की स्थापना की थी। जो बेघर बीमार लोग थे, दीन दुखियों के लिए, इनके लिए जो इन्होंने क्या किया था? निर्मल हृदय नामक जो है आश्रम गृह की स्थापना की। मदर टेरेसा को जो है वर्ष 1979 ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में, ये याद रखना, कब शांति पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1979 में मिला था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है। मदर टेरेसा द्वारा मानव सेवा के लिए 1950 में जो है स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ की? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के जो है उद्घाटन के साथ की। भारत के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरू की। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भाई अभी कितने पेज बचे हैं यार? ये लास्ट है। चलो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भाई आज मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा आज कहीं पर जल्दी में जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्लास खत्म करके।
पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह में व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। पुस्तकालय का इतिहास जो है दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। भाई कहीं गलत मत समझना, ऐसी वैसी जगह ना जा रहा मैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास जो 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था जो मालिकाना आधार पर चलाया जाता था। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देशों के मध्य जो है मित्रता और शांतिपूर्ण जो है सह अस्तित्व, ये क्या था भाई? पंचशील की मुख्य विशेषता थी। भारत चीन के मध्य जो है पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये याद रखना कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल को। इस समझौते में पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। पंचशील के सिद्धांत कौन कौन से थे? एक दूसरे के प्रति प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ये जो है पंचशील समझौता था। कौन सा समझौता? भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने के में विफल रहा, जिससे जो है अंततः संघर्ष हुआ, तो पंचशील समझौता था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बीच सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के बीच जो है व्यापार। एक सेकंड फिर से इसको देखो। पंचशील या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के प्रदेश के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने, तीर्थ यात्रा और सफर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। परंतु यह समझौता सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने में असफल रहा और भारत और चीन के मध्य जो है 1962 में युद्ध होता है। भारत और चीन के मध्य जो है 1962 में इसी कारण से युद्ध होता है। ASI के पहले निदेशक कौन थे? ASI के पहले निदेशक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो देश के जो है पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना में अलेक्जेंडर कनिंघम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इसके पहले महानिदेशक भी बने। ठीक है, बस थोड़ी सी और देर सब्र कर लो भाई, उसके बाद जो है हम चलेंगे सीधा का सीधा। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। संगठन और जो है भाई मुख्यालय उसका कहाँ का था? संगठन और उसका मुख्यालय। ठीक है, तो यह जो है पहला कहाँ पर जाएगा? वैंकूवर। ये तो मतलब ABCD भाई, वाह। युगांतर आश्रम, रंगून, आजाद हिंद फौज, या भाई सब कुछ सीधा सीधा। इसको मैं पढ़ ही ना रहा भाई। स्वदेशी जो है सेवक होम, ये जो है वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है सियाटल में, युगांतर आश्रम जो है सैन फ्रांसिस्को में, INA आजाद हिंद फौज जो है रंगून में। प्रारंभ में INA का मुख्यालय सिंगापुर था, जो बाद में रंगून स्थानांतरित हो गया था। रंगून यांगून जो है ये स्थापित हो गया था किसके समय में भैया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के। ठीक है, 50वां क्या है भाई? एक दिख गया भाई पूरा। राजनीतिक संगठन संस्थापक कौन थे भाई? ठीक है, और राजनीतिक संगठन और संस्थापक कौन थे? खाकसार के जो है इनायतुल्ला मशरिकी। ठीक है, और जो भैया क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें पहले दूसरे में दोनों में है। दूसरा सोशलिस्ट पार्टी के जो है भैया कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। सोशलिस्ट पार्टी के जयप्रकाश नारायण जी थे। और जो है एक सेकंड, इसके जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। वही चीजें यहाँ भी दी गई हैं। भारतीय मुद्रा पर 1913 ईस्वी में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो जो है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। कौन थे भैया? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। भारतीय मुद्रा पर
वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष जो है सर ऑस्टिन चेम्बरलेन था। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो यह जो है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वह जो है मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को जो है दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा पश्चिमी ईरान के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता यानी कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की जो है द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। मतलब इसको जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद माना जाता है। किसकी सभ्यता को? मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, तो आज के लिए भाई बस इतना ही। पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक, इसको जो है हम लोग कल वाली क्लास में देख रहे होंगे और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जो भी होगा इसको देख लेंगे कल वाली क्लास में, इसको पूरा समाप्त कर देंगे। पत्रिकाएं, पुस्तक और जो है उनके लेखक। ठीक है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई क्लास अपने आप में टॉप क्लास तो है ही भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। ठीक है।